नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज सुरेश चंद्र द्विवेदी जी के बारे में यहाँ आलोचना करूँगा। देश के प्रति अगाध श्रद्धा, अपने अतीत के प्रति अपरिसीम कौतूहल, भारतीय जीवन बोध और दर्शन पर परिपूर्ण आस्था के साथ ही साथ सामाजिक विषमता का हार्दिक प्रतिरोध का प्रयास, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार के प्रति खुलकर विरोध, दुर्बल निरीह जनता के समर्थन में हर प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार कर लड़ने की मानसिकता है, जिसमें वो व्यक्ति का नाम है सुरेश चंद्र द्विवेदी। दुर्लभचरा चाय बागान के ब्राह्मण पुरोहित के घर जन्मे सुरेश जी बचपन से ही दयार्द्र हृदय थे। बागान के गरीब लोगों के लिए माता पिता के हाथ सदा प्रसारित रहते थे। सुरेश का कोमल चित्त दीन दुखिया को देख विगलित हो जाया करता था। दुर्लभचरा हाई स्कूल से माध्यमिक पास करने के बाद करीमगंज कॉलेज से स्नातक हुए। शिक्षकता की नौकरी मिल गई। कई स्कूलों में उनकी बदली हुई। बाद में दीननाथ नवकिशोर बालिका विद्यालय सिलचर में उनकी पोस्टिंग हुई। सुरेश जी जहाँ भी गए अपने छात्र छात्राओं के साथ कोमल, कठोर और सहानुभूति से मिले। वे आंतरिक भाव से उनकी उन्नति के लिए प्रयास करते रहे, जिस कारण वे सभी के श्रद्धा के पात्र बने। चाय बागान कर्तृपक्ष अक्सर चाय बागानों की मांग को उपेक्षा करते हैं। कोई कोई तो उनकी न्याय्य मांग को भी ठुकरा देते हैं। बेसहारा श्रमिक श्रेणी निराश हो जाती है। कभी कभी श्रमिक संगठन के दबाव से अवश्य आंदोलन रुक जाता था और समझौता बागान प्रबंधक कर लेते थे। एक बार ऐसी ही स्थिति हुई जब बागान के प्रबंधक और श्रमिकों की मांग को लेकर विवाद हो गया। सुरेश जी तब छात्र थे। उन्होंने प्रतिवाद किया। श्रमिकों को साथ लेकर प्रबंधक से मुलाकात कर अपनी दाबी पेश की, ज्ञापन दिया। कुछ लाभ नहीं हुआ। अंतिम बार अनुरोध को अमान्य करने पर युवा प्रतिवादियों के साथ बागान दफ्तर के पास आमरण अनशन में बैठ गए सुरेश जी। पहले तो कोई उतना गुरुत्व नहीं दिया। अनशन से जब उनकी तबीयत बिगड़ती गई, तब श्रमिकों में हलचल शुरू हो गई। कर्तृपक्ष हालात को अनुमान कर मांग को स्वीकार करने में बाध्य हुए। तब से सुरेश जी की मान्यता बढ़ गई। नौकरी में रहकर सुरेश जी
सांगठनिक काम में समय नहीं दे पा रहे थे। सिवाय उसके जहाँ जहाँ उनकी बदली हुई, चाय बागान से वे स्थान दूर थे, इसलिए सीधा श्रमिक संगठन से युक्त नहीं हो पा रहे थे और सरकारी नौकरियां सीधे इस तरह की सांगठनिक संस्था से संपर्क रखना गैर कानूनी माना जाता है। सिलचर आने के बाद हिंदी साहित्य संस्था, चाय युवा संगठन जिससे पहले ही जुड़े हुए थे एवं अन्य कई समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क स्थापन कर सामाजिक और साहित्यिक सेवा में खुद का उपयोग करने लगे। इन्हीं दिनों सुरेश जी कुछ अनुवाद कर्म में भी हाथ लगाया। स्वर्गीय बद्री प्रसाद जी का श्रमिक संगठन का इतिहास का बांग्ला से हिंदी अनुवाद किया। स्वर्गीय परितोष पाल चौधरी जी का सुभाष चंद्र बसु पर लिखित एक पुस्तक का भी अनुवाद उन्होंने किया। सिवाय इसके अन्य लोगों के अनुवाद कर्मों में भी सुधार और परामर्श से अपनी सहायता दे यहाँ के अनुवाद साहित्य को समृद्ध करते रहे। विशिष्ट हिंदी लेखक सांवरमल सांगानारिया जी का ब्रह्मपुत्र के किनारे हिंदी पुस्तक का बांग्ला अनुवाद में भी सुरेश जी अहम भूमिका निभाए हैं। अब आते हैं सुरेश जी की सृजनशीलता में। उन्होंने बराक घाटी के हिंदी साहित्य में क्या अवदान रखा है उसकी आलोचना में सुरेश जी का गद्य भारी भड़कम, तथ्यपूर्ण और मननशील होता है। बराक घाटी में गद्य लेखक की संख्या बहुत कम है। सुरेश जी वह स्थान पूर्ण करने में समर्थ हैं, पर एक संकोच उनके मन में रहता है, जिस वजह से वह निडर होकर अपनी रचना प्रकाश नहीं करते। घाटी को उनसे इस क्षेत्र में बहुत आशा है। बराक घाटी वह अंचल है जहां अपनी मातृभाषा की मर्यादा के लिए बांग्ला भाषा के 11 लोग एवं विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा की एक युवती सुदेशना सिंह आत्म बलिदान दिए हैं। सुरेश जी ने अपनी मातृभाषा के बारे में जो सोचा है उसे लिपिबद्ध किया है इस तरह। बलिहारी निज भाषा रे मन, हृदय में संचित अनमोल रतन, शून्य कंठ स्वरों से उमड़े, बरसे अधर अमृत कण। नारी जननी का एक रूप है, पर कुछ नीच प्रकृति के लोग तामसिकता में चूर हो उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। कभी उन पामर आतताइयों को जो कराल हाथ है उस हाथ को दबोचने को कहते हैं। हो जाए वही नग्न अगर पामर, दबोच ले आतताई का कराल हाथ। हमारे देश में देश के लिए मर मिटने वाले, प्राण उत्सर्ग करने वाले देश प्रेमियों की संख्या अप्रतुल है। एक कवि ने तो पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से मातृभूमि पर शीश नवाने वाले जिस पथ से गुजरते हैं
उस पथ पर उस पुष्प की अभिलाषा के अनुसार अपने को फेंक देने की बात कहा है। स्वतंत्रता संग्राम के समय हंसते हंसते फांसी के फंदे में लटकने वालों की स्मृति आज भी उज्जीवित करती है, अनुप्रेरित करती है। सुरेश जी सच्चा देश प्रेमी है। वे उच्चारण करते हैं, मुझे नहीं चाहिए अमिय, पीकर बन जाऊं अमर, हलाहल ही मुझको प्रिय, यह सृष्टि रक्षा निमित्त। देश जननी है, जन्मभूमि है, स्वर्ग से भी अधिक प्यारा है। एक समय की सोने की चिड़िया को निश्च कर दिया था शासकों ने, पर सोना उगलने वाली यह धरती फिर से चमकने लगी है। कुछ स्वार्थ पर क्षुद्र प्रेमी लोलुप लोग अपनी क्षुद्रता और संकीर्ण मनोभाव के लिए देश के साथ गद्दारी करते हैं। यह अदूरदर्शी मानव से देश जननी आहत होती है। पर सुरेश जी जैसे लोग जो देशभक्त हैं, उनके लिए कहते हैं, पुण्य से जननी धरा हेतु समित होगी मेरी व्यथा भी, सो जाऊं जब चिर शांत हो प्रिय मातृभूमि की गोद में। ऊपर कवि ने कहा, सृष्टि रक्षा के निमित्त गरल पान करने में भी कुंठित नहीं होंगे। अंत में कहते हैं, जननी धरा हेतु, अर्थात उनका दृष्टिकोण समग्र विश्व है। चिर शांत हो सोना चाहते हैं अपनी मातृभूमि के गोद में। कहने का मतलब, विश्व भी मेरा है, मातृभूमि भारत भी उनकी है। हो सकता है यह यूटोपियन सोच या कल्पना विलास, पर याद रखना चाहिए, भारत से ही वसुधैव कुटुंबकम की आवाज उठी थी। विश्व कवि रविंद्रनाथ ने भी अपनी एक कविता में लिखा था, सब ठाई मोर घर आछे, आमी सेई घर मोरी खुजिया। सर्वत्र मेरा घर है, मैं उस घर को ढूंढता हूं। कवि तो मुक्त चिंता करते हैं, प्राचीर द्वारा सीमाबद्ध उनका सोच नहीं रह सकता। कवि सुरेश चंद्र जी आगामी में और मननशील कविता एवं गद्य द्वारा घाटी का साहित्य को समृद्ध करेंगे, यह विश्वास है। नमस्कार।